हम आपको देश से लेकर दुनिया तक की वो बड़ी खबरें दिखाएंगे जिसका असर आप पर और राष्ट्र हित पर पड़ता है। आज 1 घंटे के देश हित में हम आपको बताएंगे कि पंजाब में सिद्धू की इस्तीफा मार सियासत का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे आपको कि क्यों लगे हैं आईएएस अफसर पर कट्टरपंथ फैलाने के आरोप। तीसरी बड़ी स्टोरी, मीडिया को क्यों और किसका डर दिखा रहे हैं टिकैत साहब, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेफ्ट वाले जनाब कन्हैया कुमार को क्यों थमा दी है कांग्रेस ने पतवार, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। क्यों की जा रही है पेड़ों के नीचे बच्चों की क्लास लगाने की सिफारिश, ये समझना भी आज देश में आपके लिए जरूरी। पाकिस्तान के उरी प्लान में कौन से खतरनाक खुलासे हुए हैं, ये डिटेल्स भी आपको मिलेंगे। और साथ ही क्या पाकिस्तानी एटम बमों पर है तालिबान की नजर, और अगर ये सही है तो ये बहुत चिंता बढ़ाने वाली खबर है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के बड़े खुलासे के साथ। कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जिहाद था। कथित जिहाद के लिए ही बगदादी ने नरसंहार किया। जिहाद के नाम पर पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता है। जिहाद कर तालिबान काबुल पर काबिज हो गया और यहां हिंदुस्तान में जिहाद नेक्स्ट लेवल का है। यहां लव जिहाद है, यहां लैंड जिहाद है, यहां नार्कोटिक्स जिहाद है, यहां स्कॉलर जिहादी निकल रहे हैं। ये तमाम उम्मतें मुस्लिमा का ये यहां मौलाना जिहादी निकलने लगे हैं और अब यहां बाबू भी जिहादी दिखने लगे हैं। ये सब जिहाद है। सोचने वाली बात है, जिहाद के नाम पर क्या क्या हो रहा है। जिहाद एक पवित्र शब्द है, जिहादी होना सम्मान की बात है, लेकिन इतने पवित्र शब्द का मतलब इस कदर बिगाड़ा जा चुका है कि इसकी आड़ में मानवता के खिलाफ गुनाह किए जा रहे हैं। और ऐसा एक संगीन आरोप लगा है उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस पर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन इफ्तिखारुद्दीन के कुछ पुराने वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वायरल वीडियोस में इफ्तिखारुद्दीन कभी कट्टरपंथी भाषण देते सुनाई देते हैं, कभी धर्मांतरण के लिए उकसाने वाली आपत्तिजनक तकरीरें सुनते नजर आते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अफसर के तौर पर अपने घर के अंदर दूसरे धर्मों की बुराई सुनते करते और पूरी दुनिया को इस्लाम बना देने का मिशन तय करते दिख रहे इफ्तिखारुद्दीन ने क्या गुनाह किया है, उनकी इन हरकतों से किन नियमों और कानूनों का उल्लंघन हुआ है, इसकी पड़ताल अब उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट 7 दिनों में आने वाली है। लेकिन पहली बार इफ्तिखारुद्दीन के वो वायरल वीडियो जिसने भी देखे उसके मन में बस यही सवाल आया, क्या भारत में अब आईएएस भी कट्टरपंथ फैलाने में जुटे हैं? क्या मदरसा छाप मौलानाओं और पढ़े लिखे समझे जाने वाले देश के जिम्मेदार अफसरों के अंदर भी कट्टरपंथ की ज़हनी परेशानी बढ़ने लगी है? क्या अब ये ज़हनी परेशानी माफ कीजिएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करो, बताओ। कमरे में कुर्सी पर बैठा एक शख्स फर्श पर बैठे 1 दर्जन लोगों के सामने मजहबी तकरीर कर रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करो, बताओ पूरी दुनिया के इंसानों, या अय्युहन नास, ए कुल के कुल इंसानों, तुम सबके लिए मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब तो कोई रसूल नहीं आया, तो कोई नबी नहीं आया, खातमुन नबी इज द सीड ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। देन कौन करेगा दावत करना? जो इस उम्मत में, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए अरब में। लेकिन अभी तो अल्लाह के दूर का इत्माम होना है, अल्लाह के दूर का इत्माम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के दूर का इत्माम होना है।
है ना, हर कच्चे पर तबके, अरे अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है, तो कैसे होगा? यहाँ इतने इंसान बैठे, इनको ये काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा। तकरीर जारी है, सामने बैठे लोग ध्यान से सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो में जो शख्स तकरीरें करता दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन इफ्तिखारुद्दीन है, जो कानपुर में कमिश्नर पोस्ट पर रहते हुए ये मजहबी तकरीर कर रहे हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो साफ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इफ्तिखारुद्दीन इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, ये साफ समझ में आ रहा है। अब एक और हिस्सा देखिए। पिछले दिनों पंजाब के एक भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज़ दरिया बनी? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की माँ। उसका बहन की माँ दरिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए? बोले जी। मैंने कहा ऐसा बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई, सब लोग देख रहे थे। मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहाँ से निकल गया। मेरे बहन ने माली में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की, इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। इफ्तिखारुद्दीन जिस शख्स की तकरीर बड़े गौर से सुनते दिख रहे हैं उसका नाम निसार बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो कानपुर में बनाया गया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस पूरे वीडियो की जांच कराई जाए, जो वायरल वीडियो मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य से जब इफ्तिखारुद्दीन के वीडियो पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कार्रवाई की बात कही। जो धर्म परिवर्तन करता है हम उसकी दावत देते हैं, ऐसा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरीके से आईएएस में नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता क्या मामला कानपुर पुलिस तक भी पहुंचा और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने एडीसीपी सोमेंद्र मीणा की अगुवाई में जांच का ऐलान कर दिया। कानपुर पुलिस ने लिखा कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इसमें कोई अपराध हुआ है या नहीं। धर्मांतरण करते हुए दिख रहे हैं, उसका वीडियो भी सामने आया, उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद अब इसकी एसआईटी बनी और 7 दिन के अंदर इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होगी, जिसमें एडीजी कानपुर भी हैं, और उसके बाद जो कानून कहता है उसके आधार पर वो कार्रवाई भी होगी। मामले की जांच के ऐलान होने के बाद जी मीडिया संवाददाता ने सीनियर आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के घर से लेकर उनके दफ्तर तक पहुंचे। वहां पता चला कि दफ्तर में इफ्तिखारुद्दीन पिछले 20 दिनों से नहीं जा रहे थे। फिर लखनऊ में उनके घर पर जाकर भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई। हम लगातार उनको हम फोन कर रहे हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो घर पर मौजूद हैं और ना ही वो दफ्तर जा रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने जो फ़ोन कॉल हैं वो भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। इफ्तिखारुद्दीन मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन पुलिस के सामने उन्हें सच बताना ही पड़ेगा कि आखिर जिम्मेदार पद पर रहते हुए उन्होंने दूसरे धर्म के प्रति विद्वेष फैलाने और जबरन धर्मांतरण जैसे गुनाहों में कोई शिरकत की है या नहीं। संवाददाता विशाल रघुवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। मुझे पूरा यकीन है जैसे मैं हैरान हूं, आपको भी हैरानी हो रही होगी कि आईएएस जैसे प्रशासनिक सेवा से जुड़ा सीनियर पदाधिकारी भी क्या ऐसा कर सकता है? क्या वो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का हवाला दे देकर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा सकता है? क्या वो पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने के मिशन पर काम कर रहा है? ये हैरानी की बात है। लेकिन हाल ही के दिनों में जो खुलासे हो रहे हैं और जैसी शख्सियतों का नाम अवैध धर्मांतरण से लेकर हवाला तक में सामने आ रहा है, वो कम चौंकाने वाला नहीं। अभी पिछले दिनों याद कीजिए, पीस फाउंडेशन और जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के चेयरमैन कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण और हवाला फंडिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया। कलीम को बड़ा इस्लामिक स्कॉलर समझा जाता है, जबकि पता चला कि उसने 5 लाख से ज्यादा लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया था। कलीम ने भी बीएससी की डिग्री ली हुई थी, लेकिन उसका मिशन धर्मांतरण ही था। इसके उन गुनाहों का भंडाफोड़ उसी साल जून में पकड़े गए उमर गौतम ने किया, जिसके कनेक्शन कलीम सिद्दीकी से मिले हैं। वैसे ही जिस इफ्तिखारुद्दीन नाम के आईएएस अफसर पर धर्मांतरण गैंग में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं,
उन इफ्तिखारुद्दीन का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ। 1962 में इनका ये जन्म हुआ और इफ्तिखारुद्दीन 1985 से सिविल सर्विसेज में हैं। तब से उत्तर प्रदेश में अब तक 42 अलग अलग पदों पर वो काम कर चुके हैं। इफ्तिखारुद्दीन के पास BA की डिग्री है और अफसोसनाक बात यह कि ऐसे अफसर भी अब धर्मांतरण और जिहाद जैसे मनोविकारों से ग्रसित पाए जा रहे हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाला भी है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के सुपरहिट सियासी ड्रामे की। पंजाब में कांग्रेस की कलह ना तो हाईकमान से संभल रही है, ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के कंट्रोल में रह गई है। पंजाब कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती दिख रही है और इस वक्त का अपडेट आपको देश हित में दे रहे हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। मंत्री, प्रदेश महासचिव, कोषाध्यक्ष सब ने इस्तीफा दे दिया है। रजिया सुल्ताना, योगेंद्र ढींगरा, गुलजार इंद्र सिंह का इस्तीफा हो चुका है। सिद्धू के समर्थन में बहुत सारे विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं उनके घर पर। और इससे पहले जरा बता देते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना हुए। पूरे पंजाब कांग्रेस में मानो उथल पुथल मच गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की फ्लाइट दिल्ली में लैंड भी नहीं कर पाई थी कि पंजाब से एक से बढ़कर एक बड़ी खबर लैंड करने लगी। नए नवेले पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। सिद्धू का इस्तीफानामा मीडिया में घूमने लगा। इंसान के चरित्र और पंजाब के लोगों की रक्षा के नाम पर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की बात कही। उधर यह पता चला कि पंजाब में सिद्धू के समर्थक और पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर सिंह चहल ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर शाम होते होते सिद्धू समर्थक मंत्रियों के इस्तीफे की शुरुआत हुई। नई कैबिनेट में नई मंत्री बनी रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया। प्रदेश महासचिव योगेंद्र ढींगरा के भी इस्तीफे की खबर है। पंजाब में ये सब कुछ हो रहा था और राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पता तक नहीं था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। वो हैरानी जता रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू उनसे तो नाराज है नहीं, फिर इस्तीफा क्यों दिया? नाराज हैं तो बात कर लेंगे। यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी की तो ये हालत हो गई कि अब कुछ बोलने को भी नहीं बचा था और वो बोलने से बचते दिखाई दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाद में ये कहा कि वो दिल्ली किसी मिशन पर तो नहीं, अपना मकान खाली करने पहुंचे। उन्हें किसी से कोई मुलाकात नहीं करनी थी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि वो कांग्रेस से इस मामले में कुछ भी नहीं कहेंगे और ना ही अभी उन्होंने अपने कांग्रेस में रहने पर कोई फैसला लिया है। आपको ये बता रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिद्धू का इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान ने अभी मंजूर नहीं किया है। आलाकमान ये कह रहा है कि पंजाब कांग्रेस पहले अपने लेवल पर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करे। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो सिद्धू का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। आलाकमान ये कह रहा है कि पंजाब कांग्रेस पहले इस मामले को अपने लेवल पर सुलझाए। तो दो बातें हैं, आलाकमान अभी इस्तीफा मंजूर होने की बात नहीं कह रहा मंजूरी नहीं हुआ इस्तीफा। और दूसरी बात लोकल यूनिट पर डाल रहा है, स्टेट यूनिट पर डाल रहा है, कह रहा है कि अपने लेवल पर इस मामले को, मतभेद को दूर करने की कोशिश कीजिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा, आलाकमान को इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए। और क्या बड़ी बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है, सुन लीजिए। मैं पिछली गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में 9.5 साल में मैंने कितने पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, किसने मुझे प्रेशर करने की कोशिश नहीं। बात करते थे, मान जाते थे या मैं मान जाता था। वी यूज्ड टू वर्क दैट वे। ये तो नहीं कर सकते कि यू विल मेक सो एंड सो, यू विल मेक सो एंड सो। वो इज सी टू मेक इट, इज नोबडी। आप पार्टी का काम संभालो, आप प्रेसिडेंट हो। अब तो शुक्र है प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन दूसरा गवर्नमेंट को चलाने दो। द चीफ मिनिस्टर उसके उनका काम है गवर्नमेंट चलाना। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ये नॉट द राइट मैन, इज अनस्टेबल मैन एंड इसने पता नहीं क्या कुछ कर देना है। इट्स नॉट द राइट प्लेस। हम एक बॉर्डर स्टेट हैं एंड बॉर्डर स्टेट में यू हैव टू हैव अ स्टेबल पर्सन। 600 किलोमीटर का बॉर्डर है, ड्रोन्स आ रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव्स आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? कोई हैव अ थिंकिंग पर्सन, नॉट समबडी हु फ्लैम्बॉयंट के बड़ी तकरीर कर दी या क्रिकेट का स्ट्रोक खेल दिया वगैरह। इससे स्टेट्स चलते। मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर ये करें, बट फैसला तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं। और जब जिसका वो करेंगे वो। बट इफ सुनील मेरे साथ बहुत साल रहे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार है मेरा। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत स्टेबल आदमी है और वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। कोई बात करनी होती है आके बात करते हैं कि जी ये बात है। ये तो किसी को चलने भी नहीं देता था। ये तो जब आपने देखा नहीं, जैसे
मुर्गी और चूचे से होते हैं ना, ऐसे ही बनाना चाहता था अपने चन्नी को, कि जब चन्नी कोई बोलने लगता था ऐसे ऊपर हाथ रख देता था उसके। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दिस इज नॉट अ चाइल्ड्स गेम, ये तो सीरियस मैटर है। वी आर स्टेट, वेरी सेंसिटिव स्टेट, एंड इसमें ऐसे आदमी को बनाना तो मेरा ख्याल गलती, टोटली गलती। तो कैप्टन अमरिंदर ने एक बार फिर से दोहराया कि सिद्धू अनस्टेबल है और कांग्रेस पार्टी को उन पर दाव नहीं खेलना चाहिए। वैसे पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के शामिल होने के साथ ही ये लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन ताजा घटनाक्रम के बारे में बात की जाए तो पता चलता है कि कैप्टन के इस्तीफे के बाद सिद्धू दरअसल सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें सिर्फ 5 वोट मिले। आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया गया, लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार होने लगा तो नवजोत सिंह सिद्धू की मर्जी के खिलाफ गुरजीत सिंह को मंत्री बनाया गया। सुखविंदर रंधावा को गृह विभाग और कुलजीत नागरा को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भी सिद्धू बहुत नाराज हो गए थे। इसके अलावा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति में सिद्धू की राय नहीं लिए जाने से भी सिद्धू खफा थे और आखिरकार सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस नेतृत्व के सामने फिर से नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चुनौती खड़ी की। हालांकि हम आपको ये बार बार बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान ये कह रहा है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और पंजाब यूनिट को इसे अपने लेवल पर सुलझाने की, मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली भी तलब किया गया है। इस बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स आगे भी जी न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। देश हित में हम आगे बढ़ेंगे। डबल गेम पॉलिटिक्स में हो या कहीं और, उतना ही खतरनाक होता है। ऐसे ही दोहरे चरित्र की सियासत का पर्दाफाश जी न्यूज़ ने कल पूरी दुनिया के सामने किया था। जी न्यूज़ ने टिकैत के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि टिकैत कैसे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लीज से लेकर फसलों के न्यूनतम मूल्य को लेकर कैसे कृषि कानूनों का दिखावटी विरोध कर रहे हैं और जब कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर उनके पास आता है तो अपनी खेती की जमीन लीज पर देने को तैयार हो जाते हैं और साथ ही तय न्यूनतम मूल्य से भी कम पर गन्ना मुहैया कराने का वादा कर देते हैं। इस खुलासे के बाद टिकैत की किसान सियासत को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है। जिस दिल्ली एनसीआर में कभी टिकैत के समर्थक किसान दिखते थे, वहां अब किसानों में टिकैत के प्रति नाराजगी बढ़ी है। अजी बढ़िया, यहाँ तो गन्ना तो इतना बेतुआ गन्ना है और गन्ना बहुत ठीक रेट में मिल जाएगा। अच्छा, इतना गन्ना है, मिल इतना गन्ना नहीं ले पाता, इतना गन्ना नहीं ले पाता मिल। और बढ़िया उसका आदमी गन्ना लो, अपना पेमेंट नगद का पेमेंट करो या उसका भी मिल से भी कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है, जो मिल का रेट है, जो मिल का 350 का रेट है, तो वो तो उसकी बात है। तो कोल्लू का 250 मिल जा, 250 मिल जा, 350 मिल जा, जैसा भी गन्ने की। हाँ जी, तो ऐसी नहीं कुछ बात है। जी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन में राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत की पोल खुल गई है। जो टिकैत बंधु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों में भ्रम फैलाते रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल खरीदने वाले को जेल भेजना चाहते हैं, वो खुद अपनी जमीन इन्वेस्टर को लीज पर देने के लिए तैयार हैं और कम कीमत पर गन्ना दिलाने का भी वादा करते हैं। सब लोग साथ दो, अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ जाकर टिकैत ने जो धमकी दी है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ चेहरे से दोहरे चरित्र का नकाब उतरने के बाद की बौखलाहट है। दोहरा चेहरा तो साफ ही है। कानून जो बना हुआ है उसके भीतर यही तो कहा है कि जो कॉन्टेक्चुअल खेती होगी उसको लीगल सपोर्ट होगा और किसान के फेवर में सपोर्ट होगा। कि वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी से नीचे आपको गन्ना दिला देंगे, तो वो कितने किसानों की हितैषी हैं, इससे साफ हो जाता है। टिकैत सियासत के लिए किसानों का इस्तेमाल करें, लेकिन अब किसानों के बीच टिकैत की किसान नीति की पोल खुल चुकी है। जिस दिल्ली बॉर्डर पर टिकैत 9-10 महीने से बैठे हैं, उसके आसपास गाजियाबाद के किसान अब टिकैत से नाराज हैं। धरने पे कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन इनके मन के अंदर कुछ और है। ठीक है, कल रात के स्टिंग ऑपरेशन से पता चल गया है कि ये जो है अपनी ही बातों से पलट जा रहे हैं। सरकार ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि इनकी ज़मीनें चली जाएंगी। इनको जो दिया गया है वो ये कहा गया है कि जो इनकी फसल होगी वो लीज पर जाएगी, और वो भी आप अगर चाहेंगे तब, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएगी।
लेकिन ये लोग तो पब्लिक को और सबको गलत बता रहे हैं कि भाई ज़मीन चली जाएगी सबकी। ये असल में किसान के अंदर, जो असली किसान के अंदर है, उसके अंदर अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि कृषि कानून बिल जो आया है वो कुछ और कहता है और ये जो धरना दिए जो लोग बैठे हैं ये कुछ और कह रहे हैं। जी न्यूज के खुलासे के बाद देश के किसानों के मन से टिकैत की फरेब नीति से भरोसा उठने लगा है और सरकार की किसान नीति के सच पर भरोसा बढ़ता दिख रहा है। काम इनका धमकी देना है, शुरू से ये काम ही है, धमकी देना इनका काम, और कोई काम ही नहीं है इनका धमकी के अलावा। बाकी आम पब्लिक पूरी तरह पिस रही है। इतना लोग जो बैठ के वहाँ करें, इससे अच्छा खेत में कर लेते तो और तरक्की मिल जाती है। इतनी पॉपुलेशन इतनी गलत बैठ के 6-6 महीना तक 9-9 महीना तक पॉलिटिकल स्टंट है। जी न्यूज के खुलासे के बाद उम्मीद है कि किसान के हित के लिए बनाए गए कानूनों को सिरे से रद्द करने की जिद जिस आधार पर रखी जा रही है, उस झूठ की राजनीति जल्द ही पूरे देश के किसान समझ जाएंगे। गाजियाबाद से राजू राज, लखनऊ से विशाल पांडे और चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूएन में इमरान हारे, फिर आतंक के सहारे। उरी में पाकिस्तान की सीरियल साजिश। दो 2016 में अटैक, 2021 में घुसपैठ। Infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. पाकिस्तान की साजिश का जिंदा सबूत। पाकिस्तान में दुनिया की टेरर फैक्ट्री। पाकिस्तान के हथियार, दुनिया पर खतरे हजार। अगर पाकिस्तान आतंक की चाल छोड़ दे तो फिर वो पाकिस्तान कैसा? भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों का एक लंबा सिलसिला है। आज सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के आतंकी चाल, चेहरे और चरित्र को एक बार फिर बेनकाब किया। उरी में पाकिस्तान की साजिश का एक जिंदा सबूत पकड़ा गया। वहीं एक आतंकी को मार गिराया गया। यह आतंकी घुसपैठ की कोशिश में था और अपने आतंकी साथियों के साथ 18 से 19 सितंबर की रात वो पहुंच गया था और आशंका है कि इनके जरिए उरी में 2016 की तरह बड़ी वारदात दोहराने का इनका प्लान था। 2021 में 2016 वाली साजिश। सवाई नाले से 2016 में अटैक, 2021 में घुसपैठ, उरी में घुसपैठ, टारगेट किया, उरी में दहशत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान के रुपए, पाकिस्तान का आतंकी, 7 AK-47, 9 पिस्टल, 80 से ज्यादा ग्रेनेड। हिंदुस्तान को दहलाने की पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने उरी के जंगलों में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि दूसरा आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। अली बाबर पात्रा। आतंक का ये वो जिंदा सबूत है जिसने उरी में सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दीपालपुर के इसी आतंकी अली बाबर ने 2019 में आतंक का रास्ता पकड़ा। गरीबी की वजह से आतंकी अली बाबर ने 7वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी। आतंकी कैंप में इसे पाकिस्तानी सेना के जवानों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। आतंकी अली बाबर को 20,000 रुपए मां के इलाज के लिए दिए गए और फिर वापस लौटने पर 30,000 रुपए और देने का वादा किया गया। He has admitted that he is a member of
Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. टेरर का ये वही रूट है जिसके जरिए आतंकी अली बाबर घुसपैठ के लिए आगे बढ़ा। जनवरी 2019 में 21 दिनों की आतंकी ट्रेनिंग के बाद इस आतंकी को 13 से 20 अप्रैल 2021 तक आतंक का एक और रिफ्रेशर कोर्स करवाया गया और फिर यह आतंकी 21 अप्रैल को हलान शुमाली इलाके में पहुंच गया। इसके बाद 4 महीने तक आतंकी बाबर हलान शुमाली इलाके में ही रहा। यहां उसे कई तरह की तकनीकी जानकारियों से लैस किया गया, जीपीएस की जानकारी दी गई और फिर 16 सितंबर को अली बाबर, कारी अनस और 4 और दूसरे आतंकियों के साथ घुसपैठ के लिए आगे बढ़ा। 18 सितंबर को इस ग्रीन पैच वाले इलाके में आतंकियों का सुरक्षा बलों से एनकाउंटर हुआ। 4 आतंकी वापस पाकिस्तान की ओर लौट गए, जबकि कारी अनस और अली बाबर नाम के ये दोनों आतंकी घुसने में कामयाब रहे। लेकिन 26 सितंबर को आखिरकार एक आतंकी कारी अनस मारा गया और अली बाबर ने सरेंडर कर दिया। इस वक्त हम आपको वो इलाका दिखाते हैं जो घुसपैठ का रास्ता है। यहाँ से जो है घुसपैठी आते हैं मिलिटेंट पीओके से और फिर कोशिश करते हैं भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की। आप देखिए कितना कठिन ट्रैक है, लेकिन इस ट्रैक पर 24 घंटे जो है भारतीय सेना की नज़र रहती है। कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट दिखेगी तो उसको वहीं पर चैलेंज किया जाता है और यही नतीजा है कि इस वर्ष जो 3 बड़ी घुसपैठों की कोशिश हुई उसमें से 2 को जो है विफल कर दिया गया और अभी तक जो अगर हम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की बात करें तो वो बहुत ही मजबूत कर दिया गया है। ये पहला मौका नहीं था जब आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया गया हो। सर्दियों से पहले पाकिस्तान एक बार बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है। 23 सितंबर को उरी के हाथलंगा में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम की गई थी। तब 3 आतंकियों का अंत किया गया था। जी मीडिया की टीम हाथलंगा के जंगलों में उस स्पॉट तक पहुंची जहां आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, सामने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर दिख रहा है जहां से ये आतंकी घुसपैठ के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सेना के जवान आतंक का हर वार बेकार करने के लिए यहां पर मुस्तैद रहते हैं। जिस स्पॉट पर वो ऑपरेशन किया गया, हम उस स्पॉट से केवल 300 फीट की दूरी पर हैं। ये जो आप नीचे स्टीप देख रहे हैं और नाला बहता हुआ देख रहे हैं, बस एग्जैक्ट इसी जगह पर वो ऑपरेशन 23 तारीख के सुबह 6 से 6:30 के बीच में किया गया था। इससे नीचे हम इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये माइन एरिया है, यहाँ पर माइंस बिछी होती है और वहाँ जान का खतरा रहता है। यहाँ सिर्फ एक सैनिक ही समझ सकता है कि कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। ये जंगल आप देख सकते हैं कितने घने जंगल है और यहाँ मिलिटेंट्स को छुपने का मौका मिलता है, लेकिन इसके बावजूद तलाशी अभियान चलता रहा और उसके बाद वो हथियारों और गोला बारूद का जखीरा जो है यहाँ पर बरामद किया गया। और एक बार फिर इसी तरह की दुर्गम पहाड़ियों में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, लेकिन हिंद के शूरवीरों ने उसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की पाकिस्तान की एक और कोशिश वक्त रहते रोक दी गई। उरी पार्ट 2 की साजिश को भारत के शूरवीरों ने समय से पहले ही नाकाम कर दिया। हालांकि आतंकी बाबर का कहना है कि उसे सिर्फ पाटन में हथियार पहुंचाने थे, लेकिन सेना को आशंका है कि साजिश कहीं बड़ी थी और इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान है। The Pakistani post opposite this area is the Jabari post. Now, movement of such large group of people cannot take place without active complicity of the Pakistan army deployed on the other side. जाहिर है हर मोर्चे पर पिट रहा पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के सहारे है। जम्मू कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन पाकिस्तान आतंक को दोबारा जिंदा करने के लिए पैसे और हथियार की सप्लाई करना चाहता है ताकि जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। पिछले 10 दिनों में उड़ी सेक्टर में मिलिटेंट्स ने 2 बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है। 18 और 19 सितंबर की रात को जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई वो उसी रास्ते से हुई है जिस रास्ते से में जब हमला हुआ था मिलिटेंट्स इस तरफ घुसे थे और इस बार जो सतर्क जवान थे उन्हें वहीं पे जो है इंटरसेप्ट किया और उनके साथ एनकाउंटर हुआ।
जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया और एक ने सरेंडर किया। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, ओडी। तो पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियां पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी हैं। अब एक अमेरिकी संस्था ने भी इसको लेकर के चिंता जताई है। आतंकवाद पर अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस जो कि रिपोर्ट दी है, उससे साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा खतरा है। जो अल्लाह का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। लश्कर का हाफिज पाकिस्तान, मसूद का आका पाकिस्तान, अल-कायदा का ठिकाना पाकिस्तान, दुनिया में आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान, इमरान के आतंकी यार, दुनिया पर खतरे हजार। चाहे 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ हमला हो, चाहे उरी में दहशत की साजिश, चाहे पठानकोट में आतंकी वारदात, हिंदुस्तान के हर जख्म के पीछे है पाकिस्तान। वर्ष 1993 से लेकर आज तक भारत पर हुए बड़े आतंकी हमले के तार पाकिस्तान और वहां छिपे आतंकियों से जुड़े हैं और अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को लेकर बड़ी चिंता जताई है। अमेरिकी संस्था CRS यानी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान कम से कम 12 आतंकी संगठनों की पनाहगाह बन चुका है और इनमें से कुछ तो 1980 के दशक से ही वहां अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान के इन आतंकी समूहों को 5 कैटेगरी में रखा गया है। दुनिया के लिए खतरा, अफगानिस्तान के लिए खतरा, भारत के लिए खतरा, पाकिस्तान के भीतर आतंकी हमले करने वाला और सांप्रदायिक हमले करने वाले आतंकी संगठन। पाकिस्तान से 12 फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रहे हैं। यदि कंट्री स्पेसिफिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो 5 ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है जो कि इंडिया सेंट्रिक हैं। इनमें लश्कर-ए-तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद इस्लामी हुजी शामिल हैं। जाहिर है कि इन्हीं वजहों से पाकिस्तान को आज आतंकवाद के एपी सेंटर के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठन भारत के लिए तो बड़ा खतरा है ही। लश्कर-ए-तैयबा, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी कई दशकों से भारत के खिलाफ साजिश करते आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आतंकवाद पाकिस्तान का सरकारी हथियार बन चुका है। कि पाकिस्तान के हुक्मरान, जो वहाँ के वास्तविक हुक्मरान पाकिस्तान के आर्मी और ISI है, वो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करती रही है और आज भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की यही मंशा दिखाई देती है। हिंदुस्तान वर्षों से पाकिस्तान और उसके आतंकियों से लड़ता आया है और आज भी हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन पाकिस्तान में छिपे अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन दुनिया भर के लिए नासूर हैं, तो वहीं हरकत उल जिहादी इस्लामी जैसे आतंकी संगठन तालिबान को लगातार लड़ने के लिए आतंकियों की सप्लाई करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में पंजाब में इस्तीफे का दौर जारी है। पंजाब के प्रदेश महासचिव गौतम सेठ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना, प्रदेश महासचिव योगिंदर ढींगरा और कोषाध्यक्ष चहल भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस्तीफों का सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा है, सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें भी चल रही हैं क्योंकि चन्नी सरकार में मंत्री परगट सिंह सिद्धू के घर पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और पंजाब कांग्रेस से मसला हल करने को कहा है।
यार भाई जी थोड़ा यहाँ पीछे हो जाओ। भाई जी खड़े भाई जी क्या कहना चाहोगे प्रगट सिंह जी इस्तीफे के ऊपर क्या कहना चाहोगे? यार मिलता लैंड दो यार, कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये प्रगट सिंह है। फिलहाल पहले खबर आई थी कि प्रगट सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रगट सिंह ने कहा कि मैं तो मनाने के लिए जा रहा हूँ नवजोत सिंह सिद्धू को। और सुखपाल खेड़ा भी कह रहे थे कि जिस तरीके से राणा गुरजीत को लिया गया उसको लेकर के सिद्धू नाराज थे, और अब सिद्धू के साथ में समर्थन में भी इस्तीफों का दौर लगातार चल रहा है। आला कमान ये लगातार कह रहा है कि पंजाब कांग्रेस का संकट है, लगातार जो पंजाब कांग्रेस कमेटी है वो इसे सुलझाए। वहीं इस्तीफा अभी तक सिद्धू का स्वीकार नहीं किया गया है प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.